अब पार्ट बी आता है। पार्ट बी के अंदर क्या बताया गया है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। ठीक है, इस पार्ट में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 3 को अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। तो 3 गुणा 15 आपका टोटल ये बनता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें पूछा गया है अ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट शुड फोकस ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट एंड नॉट प्रीचिंग मोरल वैल्यूज टू इट्स पोटेंशियल कस्टमर। ये एक आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का डिस्कशन करना है विद द एग्जांपल्स। ठीक है, आपको एग्जांपल देना है कि अगर आप एक कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, ठीक है, तो आपका मेन मोटिव होता है कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है? सेल करना है, ना कि मोरल वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ पे 2 चीजों की बात करेंगे। यहाँ पे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट सेल की, ठीक है, और दूसरे में बात करेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स जहां पे मोरल वैल्यूज को भी यूज किया गया है। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स पहले पार्ट में आएंगे जिसमें मोरल वैल्यूज का यूज नहीं किया गया, परंतु उन्हें सेल करने के लिए कुछ ना कुछ नए तरीके किए गए। और दूसरे में हम देखेंगे ऐसे प्रोडक्ट जिनको सेल भी किया गया, साथ के साथ मोरल वैल्यूज को भी यूज किया गया है अपने एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत। आंसर देखते हैं। फोकस ऑन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग प्रोडक्ट एंड प्रीचिंग मोरल values. Commercial advertisement aim to sell products or services by attracting attention. ठीक है, कमर्शियल आप कह सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनका मेन काम होता है या फिर मेन एम होता है, टारगेट होता है किस चीज को? सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय अट्रैक्टिंग अटेंशन। ठीक है, अटेंशन को अट्रैक्ट करके, कस्टमर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करके जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस आप दे रहे हैं उसको कस्टमर को सेल करना। क्रिएटिंग इंटरेस्ट बनाना एंड परस्यूडिंग कंज्यूमर्स टू मेक परचेज। ठीक है, अब जो भी आप कह सकते हैं कंज्यूमर्स कहें या फिर कस्टमर्स कहें, उनको इस चीज के लिए प्रभावित करना कि वो आपका प्रोडक्ट को परचेज करें। Although moral values can added depth to an advertisement, the primary focus should be remain on effectively promoting the product. मोरल वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, परंतु जो आप कहें कि मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट को तैयार करना जो कि हमारे प्रोडक्ट की सेल को ज्यादा से ज्यादा करे। We discuss why commercial advertisement should prioritize selling product over preaching moral values. Example with क्लैरिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे पॉइंट्स में देखेंगे कि क्यों जो एडवर्टाइजमेंट है एक प्रकार से उसमें मोरल वैल्यूज की अलग वो होती है और आप कह सकते हैं प्रोडक्ट सेल्स के लिए जो कैंपेन चलाए जाते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, पहला बात करें हम, प्राइमरी गोल क्या होता है? प्रोसीडिंग परचेज, मतलब परचेज कराना। ठीक है, परचेजेस कराना मतलब प्रोडक्ट सेल करना। द मेन पर्पस ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट इज टू बूस्ट सेल। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का मेन एम होता है या मेन काम क्या होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट की सेल करा रहे हैं उसकी सेल को बूस्ट कराना, मतलब ज्यादा से ज्यादा कराना। क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स एंड फीचर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स परचेज डिस्कशन। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लियरिटी में उस प्रोडक्ट के फीचर्स और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो ये चीज कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स को खींचती है और उन्हें एक परचेसिंग करने पे का जो डिस्कशन होता है, डिसीजन होता है, उसको बनाने में उनकी मदद करती है। यहाँ पे एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या था कि परचेस कराना या प्रोडक्ट सेल करना। तो एग्जांपल में बताया गया एप्पल आईफोन का एड्स। अगर हम एप्पल का एड्स को, वो एक कमर्शियली एड है, ठीक है, तो उस एड को देखेंगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। एप्पल फोकस ऑन द इनोवेटिव फीचर्स, स्लीक डिजाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर आईफोन। एप्पल किन चीजों पे ध्यान देता है? फीचर्स बताता है अपने फोन के, इनोवेटिव फीचर्स, जैसे कि न्यू फोन में एक से बढ़कर एक कैमरे की जो आप कह सकते हैं कि प्रोसेस है वो ला रहा है, एक से बढ़कर एक कैमरा ला रहा है। ठीक है, स्लीक डिजाइन, ऐसा डिजाइन जो कि लोगों को पसंद आए, और फोन की परफॉर्मेंस को भी दिखाता है अपने आईफोन के अंतर्गत। फिर आता है देयर एड्स हाईलाइट व्हाट मेक्स द आईफोन यूनिक एंड डिजायरेबल, परस्यूडिंग कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें यह भी दिखाया जाता है कि जो एड्स है वो बाकी फोन से आईफोन को किस प्रकार अलग करते हैं और क्यों डिजायरेबल है।
ताकि जो कस्टमर है वो एक प्रोडक्ट का बाय करे। द एड्स डेमोन्स्ट्रेट cutting edge technology and user friendly interface, making it clear why customers should choose Apple over competitors। जो भी आप कह सकते हैं, अगर आप एप्पल का एड देखेंगे तो एड में बहुत सारी हैवी हैवी चीजें नहीं दिखाई गई हैं, परंतु जो कटिंग एज आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा एड बनाए जाते हैं एप्पल की तरफ से कि उनमें फोन को इस तरह से दिखाया है, फोन को बहुत स्लीक दिखाया है, ठीक है, फोन के फीचर्स हो गए, स्टोरेज रिलेटेड चीजें हो गई, बहुत ज्यादा दिखाई है, फोन का जो यूजर इंटरफेस है वो काफी यूजर फ्रेंडली दिखाया है, ठीक है। तो यही चीजें कस्टमर को बताती हैं कि वाई शुड चूज एप्पल ओवर कॉम्पिटिटर, ठीक है, कि आपको एप्पल को क्यों बाय करना चाहिए अदर फोन्स के मुकाबले, ठीक है। तो क्या है कि आपको एक ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट बनाना होगा, अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की, मोरल वैल्यूज को ना दिखाकर हम अपने ही प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं तो शायद हम सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है क्लियरिटी एंड कंसाइजनेस। एडवर्टाइजमेंट हैव लिमिटेड टाइम एंड स्पेस टू कैप्चर कंज्यूमर्स अटेंशन। एडवर्टाइजमेंट देखिए, आप भी यूट्यूब पे ऐड देखते होंगे तो ठीक है, तो वहां पे स्किप का बटन आता है, तो जैसे स्किप का बटन ऑन होता है आप जल्द से जल्द उसे स्किप करना चाहते हैं। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो लोग कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं उनके पास केवल उतना ही टाइम होता है आपका अटेंशन खींचने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस होता है कंज्यूमर के अटेंशन को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो इसी टाइम के दौरान क्लियर एंड कंसाइज मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट एडवांटेज, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके एडवांटेज को क्लियर और कंसाइज, मतलब बहुत बड़े डिटेल में नहीं, बहुत ही साफ शब्दों में और बहुत कम शब्दों में दिखा देना, जो कि रिमेंबर्ड एंड एक्टेड अपॉन, जो कि कस्टमर को याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा पहली बात तो, और दूसरा कि वो हो सकता है उस प्रोडक्ट को बाय भी कर ले, ठीक है। तो यही चीज बताई गई है यहाँ पे एक एग्जांपल में। देखिए, कोको कोला टेस्ट द फीलिंग कैंपेन, कोको कोला के द्वारा जो कैंपिंग चलाई गई थी उसको आप कह सकते हैं टेस्ट द फीलिंग, ये एक तरह से टैगलाइन बन गई है। अब इस कैंपिंग को देखते हैं। दिस कैंपेन फोकस ऑन सिंपल प्लेजर ऑफ ड्रिंकिंग कोका कोला, ठीक है, ये जो कैंपिंग चलाई गई थी ये केवल इसी चीज पे क्या करती थी, फोकस करती थी कि कोको कोला पीना से क्या प्लेजर मिलता है, मतलब कोको कोला पीना से क्या होता है, ठीक है, आपको कितनी खुशी मिलती है, क्या होता है, ये इसमें बताया गया था। दिस एड शो people enjoying the product in various situation, reinforcing the brand message in the straightforward and appealing way, ठीक है। इस कैंपेन या फिर इस एड में क्या दिखाया गया कि जो यूजर है, मतलब आप कह सकते हैं कस्टमर अलग अलग सिचुएशंस में जो कोको कोला ब्रांड की कोक है उसको पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। तो यही चीज क्या है, ब्रांड को और ज्यादा फेमस कर रही है एक तरह से। देखिए कि अलग अलग सिचुएशन में पी रहे हैं, पीते हुए दिखाया गया है किसमें, कोको कोला के एडवर्टाइजमेंट में। तो इसी से लोग प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं वो भी उस कोको कोला का जो प्रोडक्ट है उसको यूज करते हैं। फिर पॉइंट आता है द सिंप्लिसिटी ऑफ द मैसेज, ठीक है, आप अपने एडवर्टाइजमेंट में कितना आपका जो मैसेज है उसको कितने सिंपली रूप से दिखा रहे हैं, ये भी एक जरूरी चीज है, ठीक है। तो एसोसिएटिंग कोको कोला विद हैप्पीनेस, कोको कोला ने क्या करा, हैप्पीनेस के साथ जुड़ गया, एक प्रकार से अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाया, कोको कोला को और हैप्पीनेस को एक साथ दिखाया, और रिफ्रेशमेंट को भी दिखाया कि रिफ्रेश हो रहा है कोको कोला पीने से। देखिए कि किसी कस्टमर ने कोको कोला पी, वो उससे रिफ्रेश भी हुआ, वो उससे हैप्पी भी हुआ, तो ये चीज एक एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया। मेक इट इजी फॉर कंज्यूमर्स टू कनेक्ट विद ब्रांड, ठीक है, यही चीज कंज्यूमर या फिर कस्टमर्स को ब्रांड के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, और रिमेंबर करती है, मतलब उन्हें एक यादगार चीज बनाने के लिए देती है, ठीक है, जिससे हो सकता है इन फ्यूचर कि वो जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को बाय कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे आता है तीसरा, इमोशनल अपील एंड रिलेवेंस। इमोशनल, अब देखिए आप कमर्शियल एड्स बना रहे हैं तो हो सकता है उसमें आप कुछ ऐसी चीज डालेंगे जो कि लोगों को इमोशनली कनेक्ट करेगी। ऊपर भी हमने इमोशनली रिलेटेड कह सकते हैं कि कोको कोला ने हैप्पीनेस को अपने साथ जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि आपके मैसेज में एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए और मैसेज काफी कंसाइज होना चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए पर इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कोको कोला की टैगलाइन क्या बताई गई थी, टेस्ट द फीलिंग, एक प्रकार से ये कंसाइजनेस हो गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमोशनल अपील एंड रिलेवेंस। अब जो कैडबरी है उसकी एक टैगलाइन है, कुछ मीठा हो जाए, ठीक है, कुछ मीठा हो जाए,
और देखिए ये कहाँ जुड़ती है कुछ मीठा हो जाए, ये एक प्रकार से इस प्रकार का ऐड है कैडबरी का। हम कहें वैसे तो सालाना रहता है, परंतु अगर आप सीजनल टाइम्स पे देखेंगे दिवाली के दौरान तो कैडबरी का जो ऐड है वो काफी ज्यादा चलाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ मीठा हो जाए से क्या लगता है कि हाँ भाई कोई त्योहार टाइप का है और उससे जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लोगों के इमोशंस से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट फोकसिंग ऑन सेलिंग प्रोडक्ट ऑफन यूज इमोशनल अपील्स दैट resonate with consumers desire and needs, making products more relevant for their टू देयर लिव्स। एडवर्टाइजमेंट में फोकस करना लोगों की इमोशनल आप कह सकते हैं अपील्स पे, ठीक है, यही चीज प्रोडक्ट को काफी ज्यादा बूस्ट करती है उसकी सेल्स को, ठीक है, और लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं, मेकिंग प्रोडक्ट मोर रिलेवेंट टू देयर लाइफ। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट में अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में इमोशनली चीजें डालते हैं, ठीक है, जिससे कंज्यूमर कनेक्ट कर पाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर उसको अपनी लाइफ के साथ भी कनेक्ट करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो कैडबरी है कुछ मीठा हो जाए कैंपिंग, उसके बारे में देखें। दिस कैंपिंग कनेक्ट द कंजप्शन ऑफ कैडबरी चॉकलेट विद मनी ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, खुशी और सेलिब्रेशन के समय या फिर दौरान किसको, कैडबरी चॉकलेट को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये समय किस प्रकार होता है, कोई त्योहार हो गया, ठीक है, दिवाली के टाइम तो काफी ज्यादा इस चीज का आप कह सकते हैं कि बोलबाला रहता है। ठीक है, तो जो कैडबरी चॉकलेट है विद द मूवमेंट ऑफ जॉय के मूवमेंट के साथ और सेलिब्रेशन के मूवमेंट के साथ कैडबरी को कनेक्ट कर दिया गया। बाय लिंकिंग द प्रोडक्ट टू पॉजिटिव इमोशन द एड्स मेक इट मोर अपीलिंग टू कंज्यूमर। ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट को पॉजिटिव इमोशंस के साथ कनेक्ट किया जिससे कि कंज्यूमर्स में सेल ज्यादा बड़ी, किस चीज की, कैडबरी की। द फोकस रिमेन ऑन द प्रोडक्ट कैडबरी चॉकलेट while creating an emotional connection that enhance overall appeal। ठीक है, द फोकस रिमेन्स ऑन द प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट पे फोकस करना एक जरूरी है। आप अगर कंपनी चला रहे हैं और आपका कोई प्रोडक्ट है तो आपका मेन काम क्या है, उस प्रोडक्ट को सेल करना, उसकी सेल्स को बूस्ट करना। ठीक है, परंतु ये जब कैंपिंग चलाई जाती है तो इसमें अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं जिससे कस्टमर्स को खींचा जाता है। तो एक तरीका ये भी है कि आप अपने प्रोडक्ट को इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए जिससे कि प्रोडक्ट की सेल बढ़े। ठीक है, तो कैडबरी चॉकलेट वाइल क्रिएटिंग एन इमोशनल, जब आप इमोशनली कनेक्शन बना रहे हैं कस्टमर्स के साथ तो ये पूरी की पूरी आपकी जो कहते हैं ओवरऑल अपील है उससे कनेक्ट करती है। ठीक है, अभी तक देखिए, अभी तक हमने किस चीजों पे बात करी थी, अभी तक हमने कमर्शियल एड्स की बात करी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज से रिलेटेड चीजें। इनकॉर्पोरेटिंग मोरल वैल्यूज अ कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच while the primary focus of commercial advertisement should be selling product। ठीक है, अगर आप कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट को सेल करना। इनकॉर्पोरेटिंग मोरल वैल्यूज कैन कंप्लीमेंट दिस ऑब्जेक्टिव व्हेन डन इफेक्टिवली। ठीक है, अगर मोरल वैल्यूज की हम बात करें तो मोरल वैल्यूज भी, अगर मोरल वैल्यूज के द्वारा बनाया गया, एक प्रकार से मोरल वैल्यूज को ध्यान में रखकर बनाया गया एक एडवर्टाइजमेंट अच्छा चलता है, ठीक है, तभी ये ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, अदरवाइज ये नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस चीज को समझते हैं अच्छे से। पहला आता है डव्स रियल ब्यूटी कैंपेन। डव जो डव साबुन है उसका रियल ब्यूटी जो कैंपेन चलाया गया था उसकी क्या चीजें थी, फोकस था प्रमोट डव ब्यूटी प्रोडक्ट वाइल एडवोकेटिंग द रियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, रियलिस्टिक मतलब आप कह सकते हैं कि वास्तविक जो सुंदरता है उसके स्टैंडर्ड्स को याद रखकर अपना जो साबुन है डव का, उसकी आप कह सकते हैं कि उसको सेल करना, उसको प्रमोट करना। ठीक है, तो इसीलिए आपने डव के एड्स में देखा होगा कि सुंदर सुंदर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं या फिर हम कहें फीमेल्स मॉडल्स हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, उनकी सुंदरता को लेकर एड बनाए जाते हैं। ठीक है, डव के हो गए या फिर कोई और ब्रांडेड साबुन हो गया जो कि किससे रिलेटेड होता है, एक प्रकार से सुंदरता से रिलेटेड होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखा गया कि प्रमोट करना अपने डव का साबुन विद द रियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को याद रखें। फिर आता है बैलेंस। द एड हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ डव प्रोडक्ट वाइल ऑल्सो सेंडिंग पॉजिटिव मैसेज अबाउट सेल्फ स्टीम एंड बॉडी इमेजेस। ठीक है, डव का जो साबुन है वो दो चीजों पे मतलब आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो कैंपेन था डव का रियल ब्यूटी कैंपेन, उसने दो चीजों पे बैलेंस बना के रखा। पहला, अपने साबुन के जो प्रोडक्ट के आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स को बताना, और दूसरा, लोगों को ये याद दिलाना कि पॉजिटिव मैसेज उनको तक पहुंचाना कि सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेजेस के बारे में। ठीक है, उनको पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि तरीके बताना कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को सही प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टीम के बारे में एक्सप्लेनेशन देखें। द कोर मैसेज रिमेन ऑन द प्रोडक्ट
but the added moral values enhance the brand's appeal. By promoting realistic beauty standards, Dove connect with consumer on deeper level depending on जो ब्रांड है उसकी लॉयल्टी पे। अब देखिए, देखिए डव भी एक साबुन है, ठीक है, कंपनी चल रही है, तो उसका भी मेन काम है प्रोडक्ट को सेल करना, परंतु उन्होंने मोरल वैल्यूज को यूज किया, देन अपने एड जो कैंपेन है उसको रन किया, ठीक है, उसमें ये दिखाया, ब्यूटीफुल दिखाई, सुंदरता दिखाई, ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करी, और साथ के साथ अपना साबुन पीछे से प्रमोट कर दिया, ठीक है। तो कोर मैसेज क्या था प्रोडक्ट के बारे में, बट उन्होंने क्या करा, मोरल वैल्यूज को भी ऐड कर दिया, जिससे जो रियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है वो डव के साथ, मतलब डव के साथ उसने कनेक्ट किया, और कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा उस चीज से कनेक्ट कर पाए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एक और ब्रांड के बारे में यहां बात करी गई है, TOMS 141 कैंपेन। इनका फोकस किस पे था, मार्केट्स TOMS शूज, ये एक प्रकार का शूज ब्रांड है, वाइल मतलब शूज ब्रांड प्रमोट कर रहे थे अपने आप को, वाइल देयर सोशल मिशन ऑफ डोनेटिंग शूज टू दोज इन नीड्स, ठीक है। इनका मेन काम क्या था, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, और साथ में ये लोग ये भी दिखा रहे थे कि हम लोग प्रोडक्ट या फिर हमारे जो सोशल मिशन है उसमें जो जूते हैं, चप्पल हैं, शूज हैं, उनको डोनेट करेंगे, किसको, उनको जिनको इसकी नीड है, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें दिखाई, एक तो इसमें डोनेशन के बारे में दिखाया, और दूसरा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी किया, ठीक है। तो इसमें मोरल वैल्यू क्या है कि आप डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रख रहे हैं, इस प्रकार की चीजें। इन्होंने बैलेंस किस प्रकार किया, द प्राइमरी मैसेज इज अबाउट द क्वालिटी एंड स्टाइल ऑफ टॉम्स शूज, ठीक है। प्राइमरी मैसेज क्या था, मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपर का मैसेज क्या दिखाया गया कि जूतों की क्वालिटी क्या है, जूतों का स्टाइल क्या है, ठीक है, ये दिखाया गया, विद द एडेड वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल कॉजेज, और उसके साथ ये भी दिखाया गया कि भाई हम लोग समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, जिनको जूतों की नीड है हम उनको जूते प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें दिखाई। तो 2 चीजें दिखा दी कि आप अपना प्रमोशन भी कर रहे हैं और डोनेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोशन और डोनेशन आप दोनों चीजें कर रहे हैं, तो जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा ऐड तक कनेक्ट हुए। अब देखिए, आपको एक तेल आया करता था शायद, ठीक है, आता भी है अभी करंटली, उसमें एक चीज बताई गई थी कि आप तेल खरीदिए, तेल का मतलब सर में लगाने वाला तेल, उसका कुछ अमाउंट डोनेशन में जाएगा, ठीक है, एजुकेशन के सेक्टर में जाएगा डोनेशन के तौर पे। तो इसमें ये बताया गया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग कनेक्ट कर पाए कि अगर हम बाय करेंगे प्रोडक्ट तो डोनेशन भी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से कंक्लूजन देख लेते हैं इस बारे में। कंक्लूजन क्या है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट शुड प्राइमरली फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट टू अचीव देयर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बूस्टिंग सेल्स। जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होता है उनका मेन काम होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, और जो सेल्स है उनको बूस्ट करना। क्लियर, कंसाइज, इमोशनली एंगेजिंग मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट बेनिफिट आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, ठीक है। आपके मैसेज में क्या होनी चाहिए, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, कंसाइज मतलब बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इमोशनली इंगेज करना चाहिए, लोगों को इमोशनली अपनी तरफ खींचना चाहिए, ठीक है, ऐसे मैसेजेस बनाना अपने प्रोडक्ट में, और बेनिफिट्स को भी क्लियरली दिखाना, ये एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का अंतर्गत होता है। वाइल मोरल वैल्यूज कैन इनहेंस एंड एड एंड क्रिएट पॉजिटिव ब्रांड इमेज, ठीक है, अगर आप मोरल वैल्यूज को लेकर एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपके ब्रांड की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बन जाए, ठीक है, ब्रांड इमेज काफी अच्छी हो जाए। दे शुड कॉम्प्लीमेंट रेदर देन overshadow the core message. By maintaining the balanced approach, advertisement can both pursue consumer to the purchase and promote positive values, ठीक है। अगर आप सही प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो हो सकता है कि आप कंज्यूमर्स को भी अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएं, और साथ के साथ पॉजिटिव जो वैल्यूज है उसको भी बना पाएं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, राइट एन एडिटोरियल ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ लीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया। अब देखिए, ये वाला आपके सामने एक अलग टॉपिक भी आ सकता है और चांसेस हैं कि अलग ही टॉपिक आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको एडिटोरियल लिखने को कहा जा सकता है, जिसमें आपको क्या बताना होगा, दिए गए टॉपिक के ऊपर एक एडिटोरियल लिखना होगा। तो हम इसको फटाफट ऊपर से समझते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या पूछा गया, आपको बताने हैं सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ते हैं जब लोग एक अन्य देश से भारत में आके बसते हैं, ठीक है, वो भी इलीगल तौर पे, इलीगली इमिग्रेशन करते हैं इनटू इंडिया। जैसे कि अगर बांग्लादेश से कई सारे लोग आके भारत में बस जाएं, ठीक है, जिनको आज्ञा नहीं है, तो वो इलीगली इमिग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इससे सोशल
और इकोनॉमिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सोशली इंपैक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले देखिए, आप थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, देन सोशली इंपैक्ट के बारे में आप कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट क्या है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं। डेमोग्राफिक से क्या है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, जैसे बांग्लादेश से आकर किसी देश में, मतलब भारत के किसी हिस्से में बस रहे हैं, तो वहां की डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। फिर सोशल सर्विस स्टेन हो रहा है, सस्टेन हो रही है, मतलब किस प्रकार से कि देखिए, पब्लिक सर्विस, या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट, सॉरी, जो सर्विस ट्रांसपोर्ट है पब्लिकली, ठीक है, उस पर भी भार पड़ रहा है। ठीक है, और साथ के साथ हेल्थ केयर का जो सेक्टर है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए। अगर अन्य देश की बहुत बड़ी संख्या आके यहाँ पे बसती है तो उन्हें भी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जिससे कि हेल्थ केयर सेक्टर पे भी जोर पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सोशली इशू भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिए गए हैं। सोशल टेंशन के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, इमिग्रेट्स आते हैं, बचते हैं, तो यहाँ पे सोशल टेंशन होती है। किस प्रकार की, कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो उसके लिए संघर्ष करेंगे, ठीक है, जो उनको पाना है उसके लिए संघर्ष करेंगे, और वो लोग जो बाहर से आके यहाँ बसे हैं वो भी संघर्ष करेंगे। तो क्या होगा, आपसी झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी, तो क्या होगा, इशू बढ़ेगा, जॉब के लिए कॉम्पिटिशन ज्यादा होने लगेंगे। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो लेबर मार्केट अफेक्ट्स होगी। लेबर मार्केट से क्या तात्पर्य है कि देखिए, भारत की जो संख्या है, जनसंख्या है, ठीक है, भारत में जो जॉबें बनाई जाती हैं वो उन लोगों के लिए बनाई जाती है, परंतु अगर अन्य देश के लोग भी भारत में आके बस रहे हैं इलीगली तौर पे, हम लीगलों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इलीगल तौर पे अगर वो आके बस रहे हैं, तो वो भारत में मार्केट में, ठीक है, हम लोगों की जॉब खाएंगे, आप लोगों की जॉब खाएंगे, वो एक परेशानी का क्या होगा, जरिया होगा। तो यहाँ क्या बताया गया, ये इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि लेबर मार्केट जो इफेक्ट्स है वो पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ऑन हैंड इमिग्रेट्स ऑफन टेक लो पेइंग लेबर इंटेंसिव जॉब्स फॉर लोकल वर्कर में अनविलिंग टू डू। ठीक है, अब देखिए, अब इमिग्रेट्स आए हैं तो उनको यहाँ पे बसना है, तो वो किसी भी रूप में कैसे भी पकड़ के काम करने लगेंगे। ठीक है, अगर उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं और उन्हें सिर्फ काम करने से मतलब है, तो वो कम पैसों में भी काम करेंगे, जो कि यहाँ के रहने वाले लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सोशली एक तो टेंशन बढ़ेगी, और दूसरा इकोनॉमिक पे भी असर पड़ेगा। इकोनॉमिक बर्डन हो सकता है, फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी हो सकती है। इस प्रकार के पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे जाके। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में लिखना है, मेनली आपको एडिटोरियल लिखने के लिए पॉइंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, उन पॉइंट्स में आपको क्या एक्सप्लेन करना है ये पता होना चाहिए। एडिटोरियल किसी भी टॉपिक के बारे में आ सकता है, हम उसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकते। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो हो सकता है ये इस साल ला भी पूछा जाए, और हो सकता है इससे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाए। ठीक है, तो ये चार से आपसे इकोनॉमिक और सोशली पूछा गया था, तो हमने सोशली में बता दिया 3 पॉइंट, इकोनॉमिक में हमने बता दिए 4 पॉइंट, और उसके बाद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जो पॉलिसीज बनी हुई हैं उनमें इंप्लीमेंट करना। ठीक है, फिर आ जाता है कंक्लूजन। आपने कंक्लूजन लिख दिया, जो भी आपने ऊपर बताया कंप्लीटली वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं कराया, आपको सिर्फ तरीके बताए हैं कि आपको किस तरह लिखना है, बिकॉज इसको एक्सप्लेन करने का कोई वो नहीं, सेंस नहीं बनता। बस ये प्रीवियस ईयर में दिया गया था, तो हमने इसको पीडीएफ में ऐड करा है। ठीक है, एडिटोरियल लिखना आपको आना चाहिए, उसके लिए आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ऐप, मोबाइल ऐप that your friend has developed to find doctor in your city. Explain what kind of advertisement it is and why. आपको क्या लिखना है, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट लिखना आपको आना चाहिए, इसके लिए हम इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के देखेंगे और समझेंगे। क्या लिखना है आपको, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, किस चीज पे, एक मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि आपके दोस्त ने बनाया है। किस बारे में, डॉक्टर को फाइंड करेगा आपकी सिटी में, और आपको ये भी बताना है कि ये एडवर्टाइजमेंट क्या है और कैसे है। जब आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले आपको हेडलाइन लिखनी पड़ेगी, सेकंड पॉइंट में आपको बॉडी लिखनी पड़ेगी। बॉडी में यहाँ क्या बताया गया है, आर यू टायर्ड ऑफ सर्चिंग फॉर रिलायबल डॉक्टर व्हेन यू नीड देम द मोस्ट। क्या आप थक चुके हैं एक रिलायबल डॉक्टर को ढूंढते हुए जब आपको उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। लुक नो फर्दर, ठीक है, अब आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। डॉग फाइंडर इज हियर टू रेवोल्यूशनाइज द वे यू फाइंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन योर सिटी। ठीक है, डॉग फाइंडर नाम का एक, आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी चीज आ चुकी है, जो कि आपकी हेल्प करेगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ढूंढने में आपकी
सिटी में। तो ये क्या हो गई, आपकी बॉडी हो गई, ठीक है, बॉडी का कुछ पार्ट हो गया। अब बॉडी के अंदर हम ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐप के की फीचर्स को डिटेल में करना पड़ेगा। पहले है इजी सर्च, आप इजीली सर्च कर सकते हैं। वेरीफाइड प्रोफाइल, जितने भी डॉक्टर हैं सारे के सारे वेरीफाइड है। इंस्टेंट बुकिंग, आप डायरेक्टली डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं इन फ्यू स्टेप्स, और फिर 24 घंटे 7 दिन ये सर्विस उपलब्ध है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐप की बात कर रहे हैं, तो ऐप के हमने की फीचर्स लिख दिए। अब ऐप कैसे वर्क करता है हमने ये बता दिया कि डाउनलोड करिए, उसमें सर्च करिए, डॉक्टर को चूज करिए, जौन से भी डॉक्टर को आपको चाहिए, एंड देन आप उसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब ये भी बॉडी का एक पार्ट है कि आपको डॉग फाइंडर को क्यों चूज करना चाहिए। आप कस्टमर को ये बताएंगे ना कि आप क्यों चूज करें, हम क्या अलग करते हैं बाकी डॉक्टर्स से। पहला है कन्वीनियंस, नो मोर लैग, लॉन्ग वेट्स और एंडलेस सर्चेस, फाइंड द बेस्ट डॉक्टर क्विकली एंड इजिली। ये ऐप जो है वो कन्वीनियंस है आपके लिए, ठीक है। आपको ज्यादा देर तक वेट नहीं करनी पड़ेगी सर्चों के लिए, आपको डायरेक्टली बेस्ट डॉक्टर किस पे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। फिर ट्रस्ट, वेरीफाइड प्रोफाइल एंड पेशेंस रिव्यू इंश्योर योर चूज यू चूज द राइट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। अब ट्रस्ट की बात करें तो हमारे एप्लीकेशन के अंतर्गत ये ऐप में ये जो एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है कि सारे के सारे जितने डॉक्टर हैं वो एक वेरीफाइड प्रोफाइल्स के रिलेटेड करते हैं और पेशेंट्स के रिव्यू आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इंश्योर ये करेंगे कि आप सही डॉक्टर को चुने। एक्सेसिबिलिटी की बात करें, अवेलेबल 24/7, डॉग फाइंडर इज योर गो टू ऐप फॉर योर ऑल मेडिकल नीड्स, ठीक है। डॉग फाइंडर जो है वो आपकी हेल्प करेगा हर प्रकार की मेडिकल नीड्स में। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपने ऐप से रिलेटेड ऐप के बारे में थोड़े बहुत स्टेप्स बता दिए, ऐप के लिंक दे दिया, ठीक है, और फिर टैगलाइन बता दी, डॉग फाइंडर योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, ठीक है। ये हो गए। अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी। उसमें पूछा गया था ना कि जो आपने ऐप के बारे में एडवर्टाइजमेंट लिखी है उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो एक्सप्लेनेशन, दिस एडवर्टाइजमेंट इज डिजिटली डिस्प्ले एड डिजाइन फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऐप स्टोर, हियर इज व्हाई द इफेक्ट इफेक्टिव, ठीक है। आपने क्या बताया, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता रहे हैं आप, तो ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट के एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक डिजिटल डिस्प्ले ऐड है, मतलब आप इसको डिजिटली शो करेंगे वेबसाइट पे, ऐप स्टोर पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसे शो करेंगे। पहला क्या है, क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन, आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लियर दी है और कंसाइज दी है, और देना जरूरी भी है एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। द एड प्रोवाइड्स essential information about the app features, benefits, straightforward manners, making it easy potential user to understand, ठीक है। आप अपने एडवर्टाइजमेंट क्या क्या देंगे, फीचर्स को बताएंगे, बेनिफिट्स को बताएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर्स को बताएंगे, ऐप को किस प्रकार यूज करना है, ये सारी चीजें आपको क्या बतानी होगी ऐप के एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत, जो कि यूजर का ध्यान खींचेंगी और ऐप को डाउनलोड्स को बढ़ाएंगी। इंगेजिंग हेडलाइन एंड टैगलाइन, देखिए मैंने आपको बताया हेडलाइन और टैगलाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आपको एक ऐसी ही हेडलाइन या फिर टैगलाइन बनानी होगी जब आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, ठीक है। चांसेस है कि आपसे एडवर्टाइजमेंट लिखने का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आपको जो भी हेडलाइन उस समय ठीक लग रही होगी आप वो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर हेडलाइन थोड़ी कैची होनी चाहिए। द हेडलाइन एंड द टैगलाइन आर कैची एंड फोकस ऑन द मेन बेनिफिट्स, फाइंडिंग डॉक्टर्स इजिली, दिस ग्रैब अटेंशन, द एम्फसाइज द ऐप पर्पस, ठीक है। अब ये जो लाइन है फाइंडिंग डॉक्टर इजिली, ये लोगों का ध्यान खींचती है कि, ठीक है, और उनकी अटेंशन खींचती है ऐप की तरफ, ठीक है। तो एंगेज क्या कर रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कस्टमरों को अपनी तरफ खींच रही है टैगलाइन, क्योंकि कैची है वो, ठीक है। और फाइंडिंग डॉक्टर इजिली जो आप कह सकते हैं कि आखिरी लाइन है, उसमें ये बताया गया है कि वो ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है ऐप की तरफ ताकि ऐप के डाउनलोड्स बढ़े। फिर आता है विजुअल अपील्स, दिस एड इंक्लूड आइकन, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, encouraging users to download app, visual element like these are more engaging and actionable, ठीक है। अब देखिए विजुअल, आपने जब ऐड बनाया तो आप अगर इसको डिजिटली रन करेंगे तो आपको विजुअल अपील्स को भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। किस प्रकार से कि आप अपने ऐड में किस किस प्रकार की फोटोज को यूज कर रहे हैं, इमेजेस और लोगोस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का जो लोगो है वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं ताकि लोग उस पर डायरेक्टली क्लिक करके कहाँ पहुंच जाए, ऐप के पेज पे पहुंच जाए और डाउनलोड करें। user-centric approach by highlighting feature like easy search, verified profile and 24/7 support, the ad addresses common pain points of users looking for doctor, ठीक है। अब देखिए
सेंट्रिक अप्रोच से क्या तात्पर्य, यूजर सेंट्रिक अप्रोच की काफी सारे यूज, आपको एक ऐसी अप्रोच को ढूंढना है जिससे काफी सारे लोग परेशान है, ठीक है। एकदम खराब टाइम में व्यक्ति डॉक्टर को जब ढूंढता है, ठीक है, तो उसे काफी परेशानी होती है, और ये कई सारे लोगों के साथ इश्यू है, ठीक है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर सही टाइम पे नहीं मिल पाता और उनके लिए परेशानी होती है। तो जो एडवर्टाइजर है, जिसने एडवर्टाइजमेंट बनाया होगा, या फिर अगर आप ही लिख रहे हैं, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आप एक ऐसे ही यूजर सेंट्रिक अप्रोच को ढूंढें जिसमें कई सारे लोग एक पर्टिकुलर जो परेशानी है उससे पीड़ित हो, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारी चीजें दिखा देनी है। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, फीचर्स को दिखा दिया, जिसमें इजी सर्च है, आप इजीली सर्च कर सकते हैं, सारे के सारे डॉक्टर वेरीफाइड हैं और 24/7 ये सर्विस उपलब्ध है। अब बात करें कॉल टू एक्शन, CAT, द क्लियर CAT, डाउनलोड डॉक फाइंडर टुडे, encourages immediately action which is crucial for digital ads where the goal is often direct user engagement, ठीक है। CAT, कॉल टू एक्शन का जो ऑप्शन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींचता है, ठीक है। डायरेक्टली आप वहां पे बटन बना के छोड़ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में, और जैसे यूजर उस पर क्लिक करेगा ऐप डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, या फिर डाउनलोडिंग के पेज पे यूजर को भेज दिया जाएगा जहां से वो ऐप को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज होती है कि आप अपने ऐड को कितना ज्यादा सही प्रकार से चला रहे हैं। By using digital display ad format, the advertisement effectively reaches potential users where they spend a lot of their time, ठीक है। ऐसे यूजर्स के पास पहुंचना जो कि काफी सारा टाइम अपना ऑनलाइन, आप कह सकते हैं कि यूज करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कस्टमर्स तक पहुंचना ताकि आपके ऐप्स के डाउनलोड भी बढ़े और आपकी रीच भी बढ़े। तो ये था आपका क्या, एडवर्टाइजमेंट लिखने का तरीका, ठीक है। हमने बात करी एडवर्टाइजमेंट के बारे में, तो आपको सबसे पहले हेडलाइन लिख देनी है, ठीक है, उसके बाद बॉडी लिख देनी है, और बॉडी के बाद आखिर में टैग लाइन लिख देनी है, ठीक है। ये 3 चीजें लिखनी है। हेडलाइन कैची होनी चाहिए, बॉडी में सारी की सारी आपकी डिटेल होनी चाहिए, जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसके बेनिफिट्स होने चाहिए, उसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, और वो बाकी जो प्रोडक्ट हैं उनसे अलग क्यों है, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। और आखिर में एक टैगलाइन दे देनी होगी जो कि आपकी हेल्प करेगा यूजर को अट्रैक्ट करने में। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूज स्टोरी लिखनी है, ठीक है, और हम इसको ऊपर ऊपर से कवर करेंगे बिकॉज ये काफी ज्यादा लेंथी भी है, और दूसरा आपको स्टोरी लिखने में क्या क्या लिखना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसी तरह आप स्टोरी लिख पाएंगे। ये वाली हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ना पूछी जाए। तो बात करें आपको क्या लिखनी है, राइट अ न्यूज स्टोरी of about 300 words based on the following basic information while supplying the details from your imagination। आपको क्या लिखना है, एक न्यूज की स्टोरी लिखनी है, आपको डिटेल्स नीचे दी गई होंगी, ठीक है, क्वेश्चन में। आपको उसके अकॉर्डिंग उन डिटेल्स को यूज करके 300 शब्दों में एक न्यूज स्टोरी कंप्लीट करके देनी है, जिसमें आपको क्या यूज करना है, अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं न्यूज स्टोरी लिखनी थी वो एक दुर्घटना के बारे में थी, ठीक है, जो कि क्या हुआ, कोलिजन हुआ या फिर टक्कर हुई, जिसमें 2 लोग मर गए और काफी सारे मतलब लगभग 5 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं, ठीक है। कहाँ पे हुई, ये हुई सराय काले खां में, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो ये डिटेल्स दी गई थी। तो अब देखिए किस प्रकार लिखना है। तो आपको न्यूज स्टोरी लिखनी है, तो आप बेसिकली अपनी इमेजिनेशन बना सकते हैं, कितनी भी अच्छी बना सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा भी लगे, आपको 300 शब्दों में वो लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी न्यूज स्टोरी लिखनी है तो उसके बारे में डिटेल दी गई होगी, तो आपको पहले ये बताना होगा टाइम की कहाँ पे ये प्रकार की चीजें हुई। सबसे पहले हम बताएंगे ये चीजें कहाँ हुई। तो यहाँ पे देखिए टाइम दिया गया है, ठीक है, ये 29 अप्रैल 2022 को हुई थी। क्या हुआ था, ट्रेजिक स्टक बस्टिंग स्ट्रीट एट सराय खाली का, ठीक है, टक्कर हुई न्यू दिल्ली में, एस 2 कार टकरा गई थी, ठीक है, जिसमें क्या हुई, 2 लोग मर गए, मतलब ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी, और 5 लोग जो इंडिविजुअल्स थे वो सीरियसली इंजर्ड हो गए। तो ये हमने क्या बताया है इस वाले पहले उसमें कि भाई कब हुई थी, ठीक है, व्हेन, कब हुई, कहाँ पे हुई थी, प्लेस बता दिया, प्लेस बताने के बाद हमने किस टाइम हुई थी, टाइम भी बता दिया, ठीक है, और कैसे हुई थी, हाउ। यहाँ पे हमने बताया 2 गाड़ी एक दूसरे टकरा गई थी, जिससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 लोग क्या हो गए, घायल हो गए। तो ये हमने बता दिया पहले पार्ट में, ठीक है। दूसरे पार्ट में अब आप यहाँ से इमेजिनेशन चालू करेंगे कि आप इमेजिनेशन किस प्रकार की, कि अंधेरा हो रहा था, रात का समय था, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि टाइम बताया गया समय था, रोड हल्के पे हल्के फुल्के लोग चल रहे थे। इस प्रकार से आपको अपनी इमेजिनेशन बना के लिखनी है, ठीक है। आप जितनी अच्छी इमेजिनेशन बना पाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसी से आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। अब ये हो गया। अब ये एक न्यूज स्टोरी है दुर्घटना के बारे में, तो आपने इमेजिनेशन बना के ये बता दिया कि कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हो रहा था उस समय।
अब आपको ये बताना है कि अथॉरिटी ने उसके लिए क्या करा। तो ये भी आपकी इमेजिनेशन पे ही बेस करता है कि जो पुलिस है उसने इस चीज की घटना में क्या करा। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, देन जो भी लोग इंजर्ड थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है, इतना हो गया। अब पुलिस ने इसके लिए क्या करा, उन व्यक्तियों को पकड़ा जो कि अगर रैश ड्राइविंग कर रहे थे, ठीक है, अगर वो ठीक है तो उनको पकड़ा जाएगा, इन फ्यूचर उनके ऊपर केस होगा। जब अगर वो घायल हो गए तो जैसे ही वो ठीक होंगे उनके ऊपर केस होगा और बाकी सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये रैश ड्राइविंग रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के रिव्यूज लिख सकते हैं अपने उसके अंतर्गत, स्टोरी के अंतर्गत, ठीक है। रिव्यूज लिखना इसलिए जरूरी है जिससे कि आपका जो आंसर है एक तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा आप उसमें सही चीजों को ऐड कर पाएंगे। किस प्रकार से कि वहां पे जो आसपास के लोग थे, आप अपने मन से बनाकर कोई भी रिव्यू लिख सकते हैं, ठीक है, उन लोगों के द्वारा बताया गया। तो ये आपकी न्यूज स्टोरी होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन जनरल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर एंड स्पेशल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर। आपको यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर और स्पेशल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर के बीच में क्या बताना है, अंतर बताना है। बात करें, न्यूज़पेपर प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू द मेसेज, ठीक है। जो न्यूज़पेपर है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है न्यूज को शेयर करने में, काफी बड़े स्तर पर लोगों के साथ। बट नॉट ऑल न्यूज़पेपर आर क्रिएटेड इक्वली, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी आप कह सकते हैं कि कैटेगरीज होती है, तो सभी जो न्यूज़पेपर है वो इक्वल नहीं होते। देयर आर डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन जनरल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर एंड स्पेशल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर। स्पेशल और जनरल में आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा डिफरेंस है। ईच सर्विंग यूनिक पर्पस एंड केटरिंग टू स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है। जो जनरल न्यूज़पेपर है वो अपनी जनता को प्रभावित कर रहा है और जो स्पेशल न्यूज है वो अपनी जनता को प्रभावित कर रहा है, और ये अलग अलग लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लोगों के पसंद पे ये बेस करता है। लेट्स एक्सप्लोर डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस को एक्सप्लोर करते हैं। जनरल जो है, जनरल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर एम्स टू कवर ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड अपील टू वाइड ऑडियंस, ठीक है। जो जनरल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर है वो आप कह सकते हैं बहुत सारी चीजें अपने एक ही न्यूज़पेपर में कवर अप करता है, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स को, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है वाइडली ऑडियंस के लिए। इट प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ करंट इवेंट, करंट में जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में छोटी मोटी डिटेल्स, या फिर अगर कोई बड़ी चीज हुई है तो उसके बारे में डिटेल्स, इंक्लूडिंग लोकल्स, आपके लोकल्स में नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज भी इसमें अवेलेबल होती हैं, एज वेल एज फीचर ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। जनरल न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको न्यूज देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बॉलीवुड से रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएगी, इकोनॉमिक रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जनरल न्यूज इंटरेस्ट न्यूज़पेपर में मिक्स चीजें मिलती हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट भी आ सकता है, बिजनेस भी आ सकता है, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। द गोल इज टू इन्फॉर्म एंड engage readers with diverse array of content that reflects the world around them, ठीक है। लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके आसपास की दुनिया के बारे में उन लोगों को बताना, हर एक सेक्टर की डिटेल उन्हें दे देनी। जैसे कि यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, या फिर द गार्डियन हो गया, यूएसए टोक्यो हो गया, सॉरी यूएसए टुडे हो गया। ये जो न्यूज़पेपर है ये जनरल न्यूज़पेपर है, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज को कवर करते हैं, ऑल ओवर सेक्टर्स को, हर एक सेक्टर की न्यूज को कवर अप करते हैं। फिर आता है स्पेशल इंटरेस्ट की बात करें हम लोग। स्पेशल इंटरेस्ट जो न्यूज़पेपर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर टारगेट्स अ स्पेसिफिक niche or audience segment, delving deeply into topics of particular relevance or interest of the group. These newspaper often provide in-depth coverage, analysis, and commentary on a single subject to them, allowing reader to explore their passion and interest in details, ठीक है। जो स्पेशल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर होता है वो केवल आप कह सकते हैं कि जिन लोगों को पढ़ना पसंद है केवल उन्हीं के लिए लिखा जाता है, ठीक है, हर कोई उसे नहीं पढ़ता है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि स्पेशल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर में आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत सारे डिटेल मिलेगी। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको केवल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, जनरल नहीं मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स में इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी, कंप्लीटली इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक के हर एक सेक्टर के बारे में बात कर रखी होगी, ठीक है, देश विदेश की इकोनॉमिक्स की बात कर रखी होगी, ठीक है, जिससे जो लोग उसे पढ़ते हैं वो सिंगल सब्जेक्ट से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, और अपने पैशन और इंटरेस्ट के डिटेल को जान पाते हैं। एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया, रोलिंग स्टोन्स हो गए, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया। देखिए वॉल स्ट्रीट जो जनरल है वो आपको यूएसए और साथ में इंटरनेशनल सेक्टर, जो मार्केट सेक्टर है उसके बारे में डिटेल देता है। नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, नेशनल ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पता चलेंगी, ठीक है।
तो लोग केवल पर्टिकुलर सेक्टर पढ़ते हैं। देखिए आप नेशनल ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको इंटरेस्ट उतना नहीं है, आपको केवल ऊपर ऊपर से जानकारी चाहिए। परंतु जिन लोगों को ज्योग्राफी के सेक्टर में बहुत अच्छी जानकारी चाहिए वो नेशनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी खासी जानकारी चाहिए, एनालिसिस चाहिए, वो क्या पढ़ते हैं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हैं, ठीक है। इतना हो गया। फिर अब की डिफरेंस की बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत। तो स्कोप ऑफ कवरेज से क्या तात्पर्य है कि जनरल इंटरेस्ट वाइड रेंज के टॉपिक्स को कवर अप करता है, स्पेशल इंटरेस्ट क्या करता है, स्पेसिफिक टॉपिक्स या फिर थीम को कवर अप करता है। ऑडियंस ऑडियंस की बात करें, जनरल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर टारगेट अ ब्रॉड ऑडियंस, ठीक है। जनरल इंटरेस्ट जो है या फिर हम कहें नॉर्मल इंटरेस्ट वाला जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी संख्या को क्या करता है, कवर करता है। फिर स्पेशल इंटरेस्ट जो करता है वो केवल अपने नीच के स्टूडेंट्स को, सॉरी नीच के जो ऑडियंस है उनको पर्टिकुलर इंटरेस्ट करता है, ठीक है। जिन लोग वो किसको करता है, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है केवल उन्हीं के लिए है, ठीक है। अदर लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। फिर डेप्थ ऑफ कवरेज, अब जनरल इंटरेस्ट क्या करता है, सभी टॉपिक को कवर तो करता है परंतु ऊपर ऊपर से। वहीं पे स्पेशल इंटरेस्ट में क्या बताया गया है कि उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को काफी अच्छे से कवर किया जाता है। ऑफर मोर जनरलाइज्ड ओवरव्यू एंड करंट इवेंट्स। समझ गए कि आप अगर स्पेशल इंटरेस्ट को देखेंगे तो वो प्रोवाइड करता है डीपर एनालिसिस एंड इंसाइट ऑफ देयर चूजन टॉपिक। अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं तो आपको इकोनॉमिक के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। देश विदेश की इकोनॉमी हो गई और साथ के साथ आप कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी के बारे में कई सारे लोगों के इंटरव्यूज उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है, और जनरल इंटरेस्ट में ये सारी चीजें ऊपर ऊपर से कवर की जाती हैं। फिर आता है कंटेंट का फॉर्मेट। जनरल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर फीचर मिक्स ऑफ न्यूज आर्टिकल्स, ओपिनियन पीसेस, फीचर्स अक्रॉस वेरियस टॉपिक्स, ठीक है। जनरल इंटरेस्ट क्या करता है, अलग अलग टॉपिक्स को के जो ओपिनियंस है या फिर उनके बारे में जो डिटेल्स है वो थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करता है, मिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। वहीं हम बात करें कि स्पेशल की तो वो डेप्थ में और आर्टिकल्स को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये था आपका किसके बारे में, जनरल और या फिर इंटरेस्ट, ठीक है। जनरल इंटरेस्ट जो आप कह सकते हैं नॉर्मल पेपर हो गए या इंटरेस्टेड पेपर हो गए उनके बारे में ये पूरा का पूरा था। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में भी, तो आपको न्यूज़पेपर के बारे में बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। जनरल क्या हो गए जो हम लोग पढ़ते हैं आए दिन, जिसमें सारी की सारी जानकारी उपलब्ध होती है। और इंटरेस्ट वाले क्या हो गए, इंटरेस्ट न्यूज़पेपर, उसमें किस बात की बात की, उसमें बात करी जाती है कि स्पेशल इंटरेस्ट वालों की बात करें अगर हम, तो उसमें बात की जाती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सेक्टर के बारे में, और उस सेक्टर की सारी डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो वहीं आप इसका कंक्लूजन भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, जनरल के बारे में थोड़ा सा बता देंगे और स्पेशल इंटरेस्ट के बारे में बता देंगे, तो आपका जो कंप्लीट जो आंसर है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन को कवर किया। एक क्वेश्चन आपका एडिटोरियल लिखने का था तो उसको हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर किया कि आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए हमने उसको इसलिए भी कवर नहीं करा क्योंकि उसको कवर करने से एक तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है और दूसरा हमने आपको बताया कि किस प्रकार आपको एडिटोरियल लिखना है, जिससे आपको समझ आ जाएगा। एग्जामिनेशन में सेम वही टॉपिक आए ये कभी कंफर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको केवल टॉपिक के बारे में बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए, आप वहां पे अच्छा सा एडिटोरियल बना के लिख पाएंगे। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर इंग्लिश जीई का, जिसके बारे में हमने पूरी की पूरी वीडियो में बात करी, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे बिकॉज नोट्स थोड़े लेंथी थे, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन कराने में टाइम लग गया। बात करें अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वीडियोस के लिंक, नोट्स के लिंक सारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इंस्टाग्राम पे आपका कोई भी डाउट है डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं, स्टडी रिलेटेड आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछिए। यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जाइए, और भी आपके सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम होने वाले हैं उनकी भी वीडियोस जल्दी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। इस सब्जेक्ट के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। जो नोट्स की वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और उन नोट्स से आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपके एग्जामिनेशन में। तो नोट्स को जरूर लीजिए। अगर वही नोट्स को आपको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है, डाउनलोड नहीं करना, केवल पढ़ना है, तो वो नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी पे देखने को मिल जाएंगे। या हमारा एप्लीकेशन है, जाइए प्ले स्टोर पे, सिर्फ आप प्ले स्टोर पे DUSOL भी लिखेंगे तो भी आपको ये वाले लोगों का जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड करिए। तकरीबन 2 से 3 हजार स्टूडेंट्स हमारा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपनी जो एग्जामिनेशन की स्टडीज है उसको अच्छा करिए। स्टूडेंट से रिलेटेड हर चीज हमारे ऐप पे मिलेगी और साथ में प्लीज अपना फीडबैक जरूर एक बार प्रोवाइड करिए, ठीक है। फीडबैक हमें दीजिए जिससे हमारे ऐप को और ज्यादा अच्छा करने में हमें मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।